हेलो, हाय, नमस्कार एंड सत श्री अकाल। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं श्याम आचार्य आप सभी लोग के साथ जुड़ चुका हूं। तो जो लोग भी यहाँ आ चुके हैं वे लोग अपना अटेंडेंस मार्क कर दें। हेलो, हाय, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, वट एवर शब्द आप यूज करना चाहें कर सकते हैं, जिससे हमें पता चल जाए कौन कौन से यहाँ पे कैंडिडेट जुड़ चुके हैं। खैर, राइस स्मार्ट एडू यूट्यूब चैनल है। आप सभी लोग अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सेशन को लाइक नहीं किया तो कर लें। इनके सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी आप फॉलो जरूर कर लें। आज हमारे पास रीजनिंग सब्जेक्ट है जो आप सभी लोग तैयारी कर रहे हैं मेरे साथ, यानी श्याम आचार्य सर के साथ शाम को 5 बजे डेली। उनमें लॉजिकल रीजनिंग सेगमेंट का आर्गुमेंट टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आर्गुमेंट क्या होता है, कैसे होता है, कितना हमारे पास इंपॉर्टेंस रखता है, कितने क्वेश्चंस आएंगे वो हम 1 बाय 1 देखेंगे। इंपॉर्टेंट तो बहुत है ये। स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बारे में बात करूं। मैं श्याम आचार्य कंप्लीट किया एमएससी मैथमेटिक्स से एंड सबसे इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स यहाँ पे दिए हुए, जैसे आई एम हैविंग द एक्सपर्टीज इन रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, जीआई यानी जनरल इंटेलिजेंस के नाम से भी आप सभी लोग कहीं ना कहीं देखे होंगे। 9+ ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है और आप यहाँ पे देख पाएंगे कि 2 लाख से भी ज़्यादा कैंडिडेट ने अभी तक मेरे से गाइडेंस प्राप्त करी है, जिसकी वजह से 5000 से भी ज़्यादा जिस चीज़ का हेल्प लेके 5000 से भी ज़्यादा कैंडिडेट ने अपने गवर्नमेंट जॉब का सपना पूरा किया है। हाय दिव्यांशु, आफ्टर लॉन्ग टाइम आप दिख रहे हैं, यानी छठ का अच्छा त्यौहार आपने सेलिब्रेट किया होगा। अब समय आ गया आपके पढ़ाई करने का, ऐसा लग रहा है मुझे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1। सबसे पहले समझते हैं स्टेटमेंट आर्गुमेंट क्या होता है। आर्गुमेंट मतलब तर्क, और तर्क क्या होते हैं, आर्गुमेंट क्या होते हैं, 1 बाय 1 समझेंगे। स्टार्टिंग का 2 से 3 से 4 मिनट हो सकता है कि हम सभी लोग आर्गुमेंट सीखें, उसके बाद क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। तो सबसे पहला काम हमारे पास है आर्गुमेंट को समझना क्या होता है। आर्गुमेंट क्या होता है, अगर मैं आपसे पूछूं, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं या फिर लाइव यहाँ हमारे साथ कनेक्टेड हैं, उन दोनों शब्दों में अगर मैं आपसे पूछूं आर्गुमेंट क्या होता है, तो आप एक शब्द बोलते हो, सर कहते हो बहस, बहस करना। ये ना है, ये रहा है, ठीक है, बहस करना। तो मेरे अकॉर्डिंग आंसर इज रॉन्ग। मेरे अकॉर्डिंग क्या, एग्जैक्टली लॉजिकल रीजनिंग के अकॉर्डिंग ये गलत है। हाय पूनम, वेरी गुड इवनिंग बच्चे, कैसे हो आप? सेशन को फटाफट शेयर कर दीजिए, सभी लोग को बता दीजिए शाम को 5 बजे बज चुके हैं और क्लास स्टार्ट हो चुकी है श्याम सर की। ये बताना जरूरी इसलिए क्योंकि भूल जाते हैं आप कभी कभी कि हाँ 5 बज चुके, हमें ज्वाइन करना है नहीं करना है एंड ऑल, ये सारी चीज़ें। तो आप प्लीज़ डू दैट। एंड बहस करना हमारे पास करने लगते हैं अगर आर्गूमेंट का मतलब जो पूर्णतया गलत हो जाती है। ठीक है, हाय हाय श्रीकांत, हाय राज विश्वकर्मा, हेलो, हाय रुद्रा, कैसे हैं आप? वेरी गुड इवनिंग। जो लोग आ चुके हैं अटेंडेंस मार्क कर दें, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली कुछ टेक्निकल ग्लिच सी दिख रही है जिसकी वजह से अटेंडेंस नंबर्स नहीं दिख पा रहे। आप सभी लोग अपकमिंग पे ना जाए, लाइव पे ही जुड़ जाएं। ठीक है, ये एक थोड़ा सा प्रॉब्लम दिख रहा है, तो खैर उसे हम रेक्टिफाई करते हैं, आगे समझने की कोशिश करते हैं। बहस करना क्यों गलत है, आप लोग भी जो लोग यहाँ जुड़ चुके हैं, जो अपने हिसाब से बताना चाहें आर्गूमेंट क्या होता है, आप आर्गूमेंट एक्सप्लेन करें। आर्गूमेंट अकॉर्डिंग टू यू क्या है? बहस करने के बाद एक हमारे पास आता है, एक शब्द और बोलते हैं हम लोग, डिबेट। क्या डिबेट आर्गुमेंट है? जल्दी अच्छा कमेंट करके यस नो बताइए, क्या डिबेट आर्गुमेंट है? क्या डिबेट करना आर्गुमेंट है? राज विश्वकर्मा ने बताया नो, दिव्यांशु ने बोला यस, श्रीकांत ने बोला नो, बाकी और भी जितने लोग हैं, देखो कमेंट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। वह आप अगर कमेंट करते हैं तो समझ में आता है कि यस आप कितना उसके फैमिलियर है। तो यस नो यस नो यस नो, ये कॉम्बिनेशन चल रहा है, यानी बराबर बराबर कहानी हमारे पास चल रहा है। तो यस नो यस नो, नो यस नो यस, और यस नो यस नो से नो यस नो जैसा कहानी चल रही। तो चलिए देख लेते हैं। तो डिबेट कभी भी हमारे पास आर्गुमेंट नहीं होता। अब हम लोग बहस, डिबेट और आर्गुमेंट में अंतर समझेंगे। एक्चुअली ये सब ना एक ही जैसा चेहरा दिखता है हमें ना, ऐसा नहीं होता जैसे हम लोग चाइना के बारे में बात कर रहे होते हैं। चाइनीज शकल अगर हम एज्यूम करें तो हम अगर 5 चाइनीज आ जाए, आपसे मुलाकात करें, आपके साथ डिनर करें, वो चले जाए, वापस लौट के आए, तो आप पहचान भी नहीं पाओगे कि मैं किससे इनमें से मिला था। सारे चाइनीज शकल एक जैसे लगते हैं। वैसे ही आर्गुमेंट, डिबेट और बहस करना लगभग एक जैसा लगता है, बट माइनर से डिफरेंसेस, इनकी अंडरस्टैंडिंग में डिफरेंस, इनके लॉजिक में डिफरेंस, इनका लॉजिकल रीजनिंग में। हाय शालू, कैसे हैं बच्चे? तो हमने एक क्वेश्चन पूछा था, क्या आर्गुमेंट डिबेट है? क्या आर्गुमेंट मतलब बहस करना है? आंसर पे आ गए हैं नहीं। क्या अंतर होता है इन तीनों में? 1 बाय 1। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बहस करना। जब हम कोई एक मुद्दा होता है जिनमें हम ये जानते हुए कि गलत हैं, उस पे बात करना बहस कहलाता है। उस पे कुछ भी डिस्कशन करना हमारा क्या कहलाता है? बहस कहलाता है। जैसे
जब टीचर बोलता है मेरे से बहस मत करो, यानी पता है, ये हम सभी लोग को पता है कि टीचर करेक्ट है, जो भी बातें बोलता है वो सही बोलता है, उसके बावजूद भी हम टीचर के सामने जबरदस्ती सीना चौड़ा करके उनको हम कोई बात बोले तो वो हमारा क्या कहलाता है? डिबेट नहीं कहलाता, वो आर्गुमेंट नहीं कहलाता, वो क्या कन्वर्ट हो जाता है? दैट इज बहस में। ठीक है, जब फोर्सफुली अपनी बात को सामने वाले की बात तक रखी जाए, सामने वाले से मनवाने की कोशिश की जाए, वो हमारा बहस होता है। डिबेट किसी भी एक मुद्दे के दो पहलू होते हैं, एक उसके फेवर में, एक उसके अगेंस्ट में। तो उस मुद्दे के आपको पहले से प्री डिफाइंड कर दिया जाए कि आपको उसके फेवर में बोलना है या उसके अगेंस्ट में बोलना है, वो हमारा डिबेट होता है। ऐसा होता है ना, आप लोगों से कह दिया जाता है देश की इकोनॉमी अच्छी चल रही बुरी, इस पे चलो आप डिबेट करते हैं। और लेकिन डिबेट आप लोगों ने बचपन में किए होंगे डिबेट्स, तो डिबेट वगैरह में जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, गांधी जी एक अच्छे पुरुष थे या बुरे, डिबेट करना है। एक पक्ष को बोल दिया जाता है कि आपको गांधी जी की अच्छाई बतानी है, एक को बोल दिया जाता है आपको गांधी जी की बुराई बतानी है। लेकिन वो पर्सनली उसे नहीं पता कि, उसे पता है कि सर गांधी जी बहुत अच्छे हैं, लेकिन मुद्दा मिल गया उसे क्या कि उसको गांधी जी के बारे में बुराई बोलना है। इनको गांधी जी के बारे में अच्छे, भले वो गांधी जी को ना पसंद करता हो, दोनों ही कंडीशन। ठीक है, दैट इज डिबेट। एक्चुअली डिबेट एक मुद्दा ऑलरेडी आपको प्री डिफाइंड दिया जाता है, उस पर फैक्ट आप बताते हैं, और डिबेट होता है। एंड व्हाट इज आर्गुमेंट? आर्गुमेंट क्या होता है? तो आर्गुमेंट बच्चे हमेशा याद रखें, आर्गुमेंट हर एक वो सेंटेंस है जब हम सामने वाले की बात से सहमत ना होते हुए एक अपना फैक्ट देते हैं, उससे हम आर्गुमेंट कहते हैं। जब भी हम सामने वाले के बात से सहमत नहीं होंगे तो असहमति के कारण कोई एक सेंटेंस डिलीवर करेंगे, वो सेंटेंस ही हमारा क्या कहलाएगा? आर्गुमेंट। वो फेवर में भी हो सकता है, अगेंस्ट में भी हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती है, लेकिन हम सहमत ना हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम सभी लोगों को पता है, जैसे कोई एक इलेक्शन हो रहा है, इलेक्शन में हमें पता है एबीसी पार्टी जीतेगी, हमें जैसे होता है ना, पता चल जाता है ये जीते। एक पार्टी, एक व्यक्ति नहीं, यानी एक इलेक्शन हो रहा है, इलेक्शन में फेवर में ये है, ठीक है, एबीसी पार्टी है हमारे पास, एबीसी पार्टी है, इलेक्शन के लिए खड़ी है, और इसके जीतने के चांसेस, इसमें दो पक्ष आया, एक्स नाम का व्यक्ति और वाई नाम का व्यक्ति। एक्स बोल रहा है कि एबीसी हार जाएगी, नहीं जीतेगी, और दूसरा बोल रहा है जीतेगी। तो हारने का रीजन बताएं और ये जीतने का रीजन बताएं। ठीक है, ये इनके जो फैक्ट होगा वो आपस में आर्गुमेंट कर रहे हैं, वो आर्गुमेंट कर रहे हैं कि ये क्यों हारेगा, क्यों जीतेगा। ये भी आर्गुमेंट है। कभी कभी क्या होता है, इन सपोर्ट भी आर्गुमेंट होता है। जैसे एबीसी पार्टी जीतने वाली है, एक्स को भी पता है, वाई को भी पता है, ये बोल रहा है कि सर 150 प्लस सीटों से जीतेगी, इतना डिफरेंस होगा। वाई बोलता है नहीं नहीं नहीं, मैं तुमसे सहमत नहीं हूं, 300 प्लस सीटें जीतेगी, यानी 300 प्लस के डिफरेंस से वो जीतेगी। इन दोनों लोगों ने क्या किया, एक दूसरे से सहमत नहीं है, रख रहे हैं, यानी दो के दोनों बोल रहे हैं जीतेगी जीतेगी, लेकिन एक व्यक्ति बोल रहा है 150 और एक बोल रही है 150 नहीं 300 प्लस सीटों से जीतेगी। हाय, गुड इवनिंग पूनम कसोटिया, कैसे हैं बच्चे? बहुत दिनों बाद नजर आए आप। बाकी लोग तो रेगुलर क्लास में हैं, आप एंड मुझे दिव्यांशु, ये दो लोग बहुत दिनों बाद नजर आए। शाम को 5 बजे, बहुत सारे काम होते हैं मुझे पता है, लेकिन ये टाइम जरूर निकाल लीजिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लॉजिकल रीजनिंग में आपका प्रैक्टिकल लाइफ भी इंप्रूव होगी, ये गारंटेड है। ठीक है, तो जो लोग अभी जुड़े हैं सेशन को लाइक कर लीजिए, शेयर भी कर लीजिए। ठीक है, हाय संगम, वेरी गुड इवनिंग बच्चे, आप कल भी आए थे मुझे याद है। संगम, संगमेश्वर कांबले, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। ठीक है, तो ये दोनों लोग सपोर्ट कर रहे हैं, सपोर्ट करने में भी हमारे पास डिबेट हो रही है। दैट इज अगेन व्हाट, दैट इज आर्गुमेंट। तो आर्गुमेंट, जब हम सामने वाले की बात से सहमत नहीं होते, तो जो स्टेटमेंट डिलीवर करते हैं, जो फैक्ट डिलीवर करते हैं, दैट इज आर्गुमेंट। और आर्गुमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन वो हेल्दी, जिसे आज की डेट में हम लोग बोलते हैं ना प्रैक्टिकल लाइफ में हेल्दी आर्गुमेंट। याद रखिए, आर्गुमेंट कभी भी निगेटिव नहीं होता, अनहेल्दी होता ही नहीं। आर्गुमेंट हमेशा एक जेन्युइन फैक्ट को ही हम आर्गुमेंट बोलते हैं। सामने वाले सहमत ना होते, हम फैक्ट देते हैं। वो निगेटिव कब है? जब वो बहस में है। निगेटिव कब है? जब वो डिबेट का एक पक्ष ऑलरेडी आपको निगेटिव दे दिया जाए, तो ये सिचुएशन में वो गलत है। बाकी आर्गुमेंट अपने आप में ठीक है, कभी भी वो गलत नहीं होता। जब गलत होगा उसे बहस की कैटेगरी में डाल देंगे। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। तो आर्गुमेंट हमेशा सही होता है, हमेशा सीखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल एक ऐसा ले लो, दो व्यक्तियों के बीच में आर्गुमेंट हुआ, एक ने एक पक्ष के बारे में बताया, दूसरे ने दूसरे पक्ष पर चल रहा है, एक एक फैक्ट। फिर एक ने एक और फैक्ट बताया, इसने एक और फैक्ट बताया, दोनों भी बराबर है। इसने एक और फैक्ट बताया, इसने एक और फैक्ट बताया, बराबर होगा। इसने एक ऐसा फैक्ट बताया जिसका तोड़ इसके पास नहीं था। आप बोलोगे सर ये तो हार गया, निगेटिव आर्गुमेंट नहीं दिया इस व्यक्ति ने, या निगेटिव कुछ हुआ भी नहीं है, इसने यहां से लेके यहां तक का नॉलेज शेयर किया, इसने यहां से यहां तक का पहुंचा दिया। ऐसे सिचुएशन में जो ये डिफरेंसेस है ना, नॉलेज का डिफरेंस, फैक्ट का डिफरेंस, डाटा का डिफरेंस, डिस्कशन का डिफरेंस, तो ये जो डिफरेंस है ना, नेक्स्ट टाइम इस व्यक्ति का जो कम है, आज हार चुका है, लेकिन हेल्दी आर्गुमेंट किया जिसे आप बोलते हो, बट आर्गुमेंट कभी भी अनहेल्दी होती नहीं, तो फिर ये
यहां पहुंचेगा नेक्स्ट टाइम जब डिबेट करना होगा। अभी भले यहां पे है, हार गया, इसकी नॉलेज यहीं पे है, इसको ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस, सिर्फ जीता है, लेकिन ये नेक्स्ट टाइम यहां तक का लेवल पे वो आर्गुमेंट करेगा किसी और से, शायद जीत जाए, वो उससे कम बोले, ये भी हो सकता है। तो कभी भी निगेटिव नहीं होता, ये अंडरस्टैंडिंग रखिए अपने माइंड में, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आर्गुमेंट जब किसी से आप करते हैं, जैसे मैं और आप किसी एक मुद्दे पर डिस्कशन करेंगे, तो हम दोनों लोग क्या करेंगे, अपने अपने फैक्ट देंगे जितना पता होगा। ये सब यहाँ का खेल है। आपको कम, जैसे पहले दिन बताया था ना, एजम्पशन वाले दिन, कल ही सॉरी, तो मैंने बोला नहीं था एजम्पशन क्या होता है। एजम्पशन वो चीज होती जिससे हम कोई भी चीज को ग्रैब कर सके, नॉलेज ले सके। ठीक है, खैर आगे बढ़ते थोड़ा सा और जानने की कोशिश करेंगे कुछ और बातें क्वेश्चन के थ्रू क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, रेडी है सभी लोग? जल्दी से बताइए, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। क्वेश्चन करें, जल्दी बताइए, जल्दी। रेडी रेडी रेडी, क्लियर हुआ? रेडी है? यस 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 यस। तो पहले क्वेश्चन से चलते हैं। हाँ, क्वेश्चन का कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा डिफरेंट होगा। इसमें एक स्टेटमेंट दिया जाएगा, उसमें आपसे क्वेश्चन, स्टेटमेंट जो होगा वो क्वेश्चन के फॉर्म में होगा। क्या ऐसा कर सकते हैं? तो एक व्यक्ति सपोर्ट में हो सकता है, एक अगेंस्ट में हो सकता है, दोनों सपोर्ट दोनों अगेंस्ट में। आपको इससे आंसर कम देना है, इससे सिर्फ अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करनी है, और जो डाटा दिया हुआ है ना उसको पढ़िए। बस इमोशनली एग्जामिनर के उसमें ना बढ़ जाए, बस एग्जामिनर के बहकावे में नहीं जाना है, बस इतना ध्यान रखिए। यस 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 यस। हाँ, दिव्यांशु ने 2 बताया है, उसके पहले हमारे पास दे दिया आंसर श्रीकांत ने भी 2। देखते हैं कितना सही कितना गलत है। शालू ने भी 2 दिया है। बाकी लोग अगर शेयर नहीं किया अभी तक, प्लीज डू दैट, जरूरी है वो। राज विश्वकर्मा ने भी 2 दिया है, 2 2 2 2 2 2 2। पूनम कसोटिया ने भी दे दिया। बाकी लोग, सबसे पहला काम हमारे पास होगा स्टेटमेंट पढ़ना। पूनम कुशवाहा ने भी दे दिया है। तो सबसे पहले स्टेटमेंट मतलब कथन हम लोग पढ़ेंगे। शुड वी स्क्रैप द सिस्टम ऑफ फॉर्मल एजुकेशन बियॉन्ड ग्रेजुएशन? जो हमें क्या स्नातक स्तर तक की पढ़ाई के परे औपचारिक शिक्षा की प्रणाली को स्क्रैप करना चाहिए? तो होता क्या ये? ठीक है, यहाँ पे हमारे पास बोल रहा है कि एजुकेशन जो हमारे पास बियॉन्ड ग्रेजुएशन का जो फॉर्मल एजुकेशन बियॉन्ड ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन तक की बात करी जा रही, सिस्टम को स्क्रैप करना चाहिए। तो होता नहीं है कि आप लोग ऐसे समझो, आपसे मैं बात करूं क्या करते हो, तो आप पढ़ाई की बात करें तो पढ़ाई की एक सिस्टम हमें पता है कि हमें पहले क्या करना है। सर आज के डेट की बात करूं तो आज सबसे पहले प्ले ग्रुप करते हैं सारे, फिर उसके बाद नर्सरी पढ़ाई करते हैं, फिर प्राइमरी, फिर जूनियर हाई स्कूल, देन इंटरमीडिएट, देन ग्रेजुएशन। ये पूरा हमारे पास पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर पीएचडी, एमफिल, पता नहीं क्या क्या। तो उन सभी सिस्टम के बारे में बात करके उसे स्क्रैप करना चाहिए ग्रेजुएशन बियॉन्ड ग्रेजुएशन तक। तो एक व्यक्ति हमारे पास उसके सपोर्ट में खड़ा हुआ कि हाँ जी सर ऐसा कर देते हैं। इट विल मीन टेकिंग एम्प्लॉयमेंट एट अर्ली रेट। क्या होगा इससे? एम्प्लॉयमेंट हम बहुत जल्दी पा जाएंगे। ये जरूरी है कि हम अगर उसे ग्रेजुएशन वाले जो फॉर्मल एजुकेशन बियॉन्ड ग्रेजुएशन तक का उसे स्क्रैप कर लें अगर इस सिस्टम को, तो क्या हमें नौकरी जल्दी मिलने लगेगी? भैया नौकरी जल्दी तभी मिलती है ना जब वहां वैकेंसी होती, वो जगह होती है। ये कह देना कि हाँ पढ़ाई कम कर लेंगे, ज्यादा कर लेंगे, अच्छा कर लेंगे, बुरा कर ले, उससे नौकरियां मिल जाएगी, ये जरूरी नहीं है, कतई नहीं होता जरूरी। ये बात ध्यान रखिए। हाँ, अच्छी नौकरी, देखिए एक बात और अंडरस्टैंडिंग अपने माइंड में बैठा लीजिए सभी लोग कि हमने शुरू से लेकर आज तक, ठीक है, पढ़ाई हमने बोले तो ऑर्गेनाइजेशन ने, एग्जामिनर ने पढ़ाई को सिर्फ एक जरिया माना है फिल्ट्रेशन का, आपको बाकी कैंडिडेट से अलग करने का एक जरिया करा है। क्या? ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। स्टार्टिंग में याद करिए, पहले आओ पहले पाओ वाली नौकरी। दादा लोग से पूछोगे तो बताएंगे जो सरकारी नौकरी में है भी नहीं भी है, उस समय क्या होता था, भैया आ जाओ नौकरी कर लो, हाथ जोड़ते थे, कहते थे भाई आ जाइए हमारे यहाँ नौकरी कर लीजिए। ये हाल था सरकारी नौकरी का। फिर पापा लोग का जनरेशन आया, पापा लोग के जनरेशन में बोल दिया गया हाई स्कूल है ना, क्लर्क बन जाएंगे, कोई बात नहीं, फिल्ट्रेशन कर लिया। क्योंकि अब पहले इनको नीड थी, अब लोगों को नीड समझ में आ गई। क्या पॉपुलेशन इस लेवल पे, आपको पता भी नहीं है, आजादी के टाइम पे ये करीब 40-47 करोड़ के आसपास ही थी हमारी। 1950 37 करोड़ तो आजादी के टाइम था 47 में, और शायद 42-43 करोड़ के आसपास या 47 करोड़ के आसपास 1950 में थी जब जनगणना करी गई। वहां से आज देख लो लगभग 2.5-3 गुना, कितने 2.5-3 गुना हो गए हम लोग। ठीक है, 2.5-3 गुना हमारी जनसंख्या इतने तेज बढ़ी है, अब लोगों को नीड हो गई नौकरी की। तो अब हम उधर जो इधर आ रहे थे लोग बुलाने के लिए, अब इधर से उधर जा रहे हैं, सर नौकरी दे दो। ठीक है, तो लोग ज्यादा हो गए तो हमने स्टेजेस ऑफ फिल्ट्रेशन लगा दिया।
पहले क्या था, सिर्फ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अच्छा पढ़े लिखे हो, रिज्यूमे में आ गया, सर्टिफिकेट लेके जाते थे, टीवी में देखिए पुराने जमाने का, वो लेके जाता था नौकरी मांगने के लिए, ये दिखाया, हो गया, ठीक है, फिट हो रहा है, सही है, बाकी लोगों से ये अच्छा दिख रहा है ना, हो गया इसका। फिर बाकी लोगों से फिल्ट्रेशन लगाया, पहले हाई स्कूल रखी गई, फिर इंटरमीडिएट रखा गया, फिर ग्रेजुएशन, आज बहुत सारी वैकेंसीज में पोस्ट ग्रेजुएशन या टेक्निकल कोई वो चाहिए होता है। फिर जब ये देखे कि क्वालिफिकेशन यहीं तक हो सकती है, बियॉन्ड ग्रेजुएशन तक, तो अब एक काम कर लेते हैं, स्टेजेस रख देते हैं। अब एग्जाम का, पहले एग्जाम हो जाते थे, अब क्या हुआ, एग्जाम प्लस इंटरव्यू करा लेते हैं, 2 स्टेज में एग्जाम करा लेते हैं, एक बार में फिल्टर नहीं है, फिल्ट्रेशन का जरिए रखा। कभी भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इस चीज के लिए नहीं रखी गई कि आप इतना पढ़े लिखे हो तो आपको मैं सेलेक्ट कर लूंगा आज के डेट में, क्योंकि एजुकेशन क्वालिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ फिल्ट्रेशन के लिए रखा गया कि हम लिस्ट कैंडिडेट को हटा दें। एग्जाम भी जो होते हैं ना, वो फिल्टर करने के लिए होता है, ये सबको आता है सब कुछ, ठीक है। तो ये दूसरा बोलते, दूसरा जो कह रहा नहीं सर मैं नहीं मानता, ये ऐसा मत करिए, इससे भी आंसर नहीं देना, आप सिर्फ यस नो से आंसर नहीं देंगे, आगे के फैक्ट को इंपॉर्टेंस रखेंगे। इट विल मीन लैक ऑफ डेप्थ ऑफ नॉलेज। अगर ग्रेजुएशन से पहले वाले के सिस्टम को अगर हम हटा देते हैं तो इससे क्या होगा, नॉलेज की डेप्थ नहीं होगी, ये करेक्ट बोल रहा है। लॉजिकली इस चीज को अगर हम मना कर रहे हैं तो जो फैक्ट दे रहे हैं वो जेन्युइन, वो सही है, इस वजह से हमने दूसरे वाले को सही कर दिया, दूसरा सही होते बी नंबर फॉलोज, और बी ही आंसर आप लोगों ने दिया था, करेक्ट है। यह आपके इमोशंस के साथ मैच कर गया क्वेश्चन, अगर ये इमोशंस के साथ मैच नहीं करता है ना, गलत हो जाते हैं। खैर ये बहुत अच्छी बात है, हमने अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करी और स्लो मूव में पहला क्वेश्चन देख लिया। अब अगला क्वेश्चन ये रहा, अब धीरे धीरे आप लोग समझेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सही क्या गलत है। तो श्रीकांत ने बताया बी, संगम ने बताया बी, राज विश्वकर्मा ने भी बताया 2, रुद्रा ने बताया है 2, दिव्यांशु ने बी बताया है, पूनम ने बी बताया, शालू ने बी, वीरेंद्र बहादुर स्वागत है आपका, ए बताया है आपने, अपने बाकियों से अलग बताया है। बाकी पूनम कुशवाहा ने भी बी बताया है, ऊपर पूनम कसोटिया ने 2 बताया था। तो आइए चलिए चेक करते हैं हम लोग क्या होगा। इसके लिए मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल सोच रहा था, बट वहां समझ में आया कि नहीं है, ऐसा नहीं करते। शुड देयर बी अ वर्ल्ड गवर्नमेंट, क्या पूरी दुनिया में एक सरकार बना, जैसे होता है ना भारत देश में एक सरकार है, पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट जिसे बोलते हैं, अपना पाकिस्तान में है, अपना पाकिस्तान नहीं पाकिस्तान में है, ठीक है। फिर उसके बाद अमेरिका में है, बहुत जगह है, मतलब यूके में है, और फिर अफ्रीकन कंट्रीज में है, सभी के अलग अलग है। बट हमने क्या कर लिया, क्या सभी को मिला के एक पूरी वर्ल्ड गवर्नमेंट बना दे भाई। जैसे हमारे यूपी में अलग है, दिल्ली में अलग है, हरियाणा में अलग, पंजाब में है, केरला में है, हिमाचल प्रदेश में है, सभी में अलग अलग है ना, उनके ऊपर भी एक सेंट्रल गवर्नमेंट बना दिया। ऐसे क्या पूरी दुनिया में एक ही गवर्नमेंट बना देना चाहिए, वर्ल्ड गवर्नमेंट? तो क्या बोल रहा है, हाँ जी सर बना देना चाहिए। इससे हेल्प होगी, जो नेशंस के बीच में आपस में टेंशन है वो खत्म होगी। आंसर इज करेक्ट। पहला सही होते ही मेजॉरिटी गलत हो गई, अगर बी नंबर ऑप्शन वही है तो, और वीरेंद्र बहादुर अभी तक सही है, क्योंकि दूसरा चेक कर लेंगे उसमें पता चल जाएगा क्या होगा। समझ में आया क्यों सही हुआ? फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। हम क्या होता है लॉजिक यहां पे डेवलप करते हैं, अगर कई चीजों का मालिक एक व्यक्ति को बना देंगे तो उनके जो आपसी मतभेद रहेंगे वो खत्म हो जाएंगे। जैसे जब से सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट है, आप थोड़ी देर के लिए पीछे जाओ, जब ये स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट प्रावधान नहीं था तब था छोटी छोटी रियासतें। तो क्या ये छोटी छोटी रियासतें आपस में लड़ती थी या नहीं लड़ती थी? अभी एग्जांपल की बात करते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ की बात करते हैं। मुझे नहीं पता सच में ऐसा था कि नहीं था, लेकिन मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं। तो रियासतें थी छोटी छोटी, आपस में लड़ती थी, एक राजा दूसरे राजा को मारने की कोशिश करता था, एक राज्य दूसरे राज्य पे चढ़ाई करता था, और वो दोनों राज्य को अपने में मिलाने की कोशिश करता था। लेकिन जब वो दोनों को अपने में मिला लेता था तो वो आपस में नहीं लड़ते थे, क्योंकि उनके दोनों के मालिक एक है ना। ऐसी ही सिचुएशन हमारे पास स्टेट के बीच में है। आज जो स्टेट है हमारे पास, सारे राज्य हैं, यूपी बिहार आपस में लड़ रहे हैं क्या, कि भाई हम इधर से तोप मारेंगे, नीतीश कुमार साहब बोल रहे हैं, और इधर से मारेंगे हम योगी साहब बोल रहे हैं कि मैं भी इधर से मारूंगा तोप। ऐसा कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं ना। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर एक और सुपर पावर बैठी हुई है, जिसे हम सेंट्रल गवर्नमेंट कह रहे हैं। पीएम मोदी साहब बैठे हुए है ना, गवर्नमेंट्स वही देख रहे हैं, एक तरीके से लीड कर रहे हैं। तो ये हमारे पास सिचुएशन बनी। सेम यहाँ पे बोला कि वर्ल्ड गवर्नमेंट हो जाएगी तो उसके नीचे जो, क्योंकि वर्ल्ड गवर्नमेंट मतलब नेशंस के ऊपर, नेशंस के ऊपर यानी कंट्रीज के ऊपर, और कंट्री के बीच में अगर टेंशन है, ये बोल रहा है हेल्प करेगा, हेल्प ये नहीं बोलेगा कर ही देगा, हेल्प। और हेल्प याद रखिए, हेल्प एक डेफिनेट वर्ड है, रट लीजिए, अपने दिमाग बैठा लीजिए। डेफिनेट वर्ड है हमारे पास, वर्ड बोले तो शब्द क्या है, हेल्प। और ये हमेशा ध्यान रखिए, हेल्प एक डेफिनेट वर्ड होने की वजह से हमेशा सही होता है, 100% की कैटेगरी में होता है। क्यों? देखो, अगर किसी एक व्यक्ति को
जैसे भिखारी होता है, भिखारी को 1 रुपए की हेल्प करते हो आप, पंडाल वगैरह लगता है, कोई 10 रुपए देता है, कोई 11 रुपए देता है, कोई 1 लाख रुपए देता है, वो हेल्प करते हैं ना इस पंडाल, इस पोजीशन के लिए। अभी कुछ समय पहले अपने पीएम राहत कोष में कुछ अमाउंट डिलीवर किए होंगे, जो कोविड का सिचुएशन होगा, अगर आप कैपेबल थे तो आपने हेल्प करी ना नेशंस को बिल्ड करने में। टैक्सेस देके भी हम हेल्प करते हैं, किसी के पास छोटा टैक्स आ रहा, कोई बात, यानी छोटा अमाउंट भी हेल्प में हेल्प ही है जितना कि बड़ा अमाउंट। जैसे बोलते हैं ना, चोरी 1 रुपए की चोरी भी चोरी है और 1 करोड़ रुपए की चोरी भी चोरी है। तो चोरी के मामले में सारा कुछ क्लियर है हमारे पास। तो सेम यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ हेल्प करना बोले तो अपने आप में करेक्ट है। तो ये हेल्प डेफिनेट वर्ड को समझा दिया, और यहाँ पे मैंने आपको समझाया वर्ल्ड गवर्नमेंट हो जाएगी, तो नेशंस के बीच में अगर आपस में टेंशन है तो वो रिजॉल्व हो जाएगी। ये हमारा अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगा। दैट्स पहला वाला सही। दूसरे के बारे में जा रहे हैं, अगर कंफ्यूजन है तो पूछिए, वर्ड्स दीजिए, और क्लियर है तो लिखिए क्लियर है। दूसरा, द ओनली द डेवलप्ड कंट्रीज विल डिटरमाइन द गवर्नमेंट, कहना गलत है। जब भी हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट मतलब सरकार की, तो सरकार में ऐसी कोई शर्त नहीं होती कि जो सबसे सरकार बनाना या रूल करना या गवर्न करना या क्या बोलते हैं उससे चलाना, तो उसमें ये कभी भी कतई नहीं होता कि हाँ जो पावरफुल होंगे वही चलेंगे। पावरफुल मीन्स व्हाट? जो ज्यादातर लोगों को मैनिपुलेट कर पाए। एक छोटा व्यक्ति, आज नरेंद्र मोदी कौन से पावरफुल व्यक्ति थे? बाय बर्थ टिल बिकमिंग द सीएम ऑफ गुजरात, कौन से पावरफुल व्यक्ति थे? बट ही कैन डोमिनेट, ही कैन मैनिपुलेट, ही कैन मैनिपुलेट। एक गलत वर्ड अगर आप लोग लेते हैं अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने के लिए तो वो गलत है। मैनिपुलेट करना मतलब ये नहीं होता हमेशा गलत ही होता है, ठीक है। मैनिपुलेट करना बहुत सारी चीजों में सही भी है, गलत। इस लेवल तक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करते तो मैं बता रहा हूं आपको, ही कैन डू द थिंग विच यू लाइक, दैट इज नरेंद्र मोदी। तो वो इस समय पावरफुल नहीं थे ना, ये कहना कि सिर्फ वही डोमिनेट करेंगे जो पावरफुल लोग हैं, डेवलप्ड कंट्रीज ही ये करेंगी या डेवलप्ड। अब जैसे देश में हमारे पास गवर्नमेंट जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ डेवलप्ड स्टेट वाले ही करें, यानी कि हमेशा उस हिसाब से तो दिल्ली या महाराष्ट्र वाले लोग ही करने चाहिए थे, ज्यादा डेवलप है, बेंगलोर वाले करने चाहिए थे। ये कहना गलत है। क्यों गलत हुआ? एक डेफिनेट वर्ड की वजह से ओनली। जब भी हम किसी एक सिंगल शब्द को या एक सिंगल पर्सन के ऊपर टोटली डिपेंडेंसी की बात करते हैं तो हमेशा गलत होता है। जैसे मैं आप सभी लोगों से एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप मुझे उसका आंसर हाँ या ना में सभी लोग लिख के देंगे। क्या नरेंद्र मोदी ही एकमात्र ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं जो देश का भला कर सकते हैं? हाँ या ना में आंसर देना। क्या सिर्फ नरेंद्र मोदी ही एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो देश का भला कर सकते हैं? बस इस स्टेटमेंट का जवाब देना यस और नो में। चंचल पाल ने बोला नो, बाकी लोगों ने, रुद्रा नयान ने वो नो बोला। ये किस वजह से नो हो गया? अगर ये मैं ओनली या सिर्फ हटा देता अगर, तो ये आंसर यस में हो जाएगा। हाँ हो सकता है, नहीं नहीं नहीं, क्लियर। ये बात क्लियर हुई ना जो मैं एक्चुअली कहना चाह रहा हूं। तो नो 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 आप सभी लोगों ने आंसर दिया। तो देखो क्या मैंने किया, एक डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट दिया। आप कहोगे नरेंद्र मोदी, अब इसी को कोई तोड़ मोड़ मीडिया, इंडियन मीडिया नहीं है या कोई XYZ पर्सन नहीं है जो गलत काम करते हैं कि इसी शब्द को तोड़ मोड़ को दुनिया के सामने शो करे। मैंने यहां पे एक एग्जांपल, एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करी आपके अंदर, जो ध्यान रखिए क्लियर होनी चाहिए, जैसे शालू ने, पूनम ने या बाकी लोगों ने क्लियर कहा है। दैट्स वेरी गुड, वेरी इंपॉर्टेंट, जो अंडरस्टैंडिंग आपके यहां बिल्ड हो रही है। यही लॉजिकल रीजनिंग का मेन खेल है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। समझ में आ गया होगा, सिर्फ पहला सही है लास्ट वाले क्वेश्चन का। देखो अगेन एक डिप्लोमेटिक क्वेश्चन जिसपे सबसे ज्यादा पॉलिटिक्स होती है। हाँ कंटेंट वाली टीम ने एकदम, और ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों पता है? क्योंकि इसी से रिलेटेड चीजें एग्जाम में आएंगे, परोसे जाएंगे, जो इस समय हॉट टॉपिक चल रहा होगा उसी पे मुद्दा आपसे भी पूछा जाएगा, ताकि आप एग्जैक्टली बताइए कि क्या आपकी सोच है इस टाइप के कंटेंट, इस टाइप के क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेरीज पे। रुद्र ने सी बताया है। हाँ रुद्र ने बताया हमारे पास सी, देन श्रीकांत ने बताया 1 यानी कि पहला सही है। शालू ने बताया सी, दिव्यांशु ने बताया सी। सी बोले तो दोनों सही कर रहे हैं आप। एंड राज विश्वकर्मा ने ए बताया है, एंड चंचल ने सी बताया है, वीरेंद्र बहादुर ने सी बताया है, पूनम कुशवाहा ने ए बताया, शालू ने ए बताया है, पूनम कसोटिया ने भी ए बताया है। तो ए सही या गलत है देखेंगे। सी पे भी मेजॉरिटी है तो चले देखेंगे। देखिए हमें ऑलरेडी पता है यस और नो से आंसर जस्टिफाइड नहीं होता, उसके द्वारा दिया गया फैक्ट पे ही डिपेंड करता है बहुत सारी चीजें। तो आइए देखते हैं, इज द गवर्नमेंट जस्टिफाइड इन स्पेंडिंग सो मच ऑन डिफेंस? आपको बहुत अच्छे से पता है कि हमारे देश की एक बहुत बड़ा अमाउंट है ना, पूरे जीडीपी की या जो भी हमारी अर्निंग है, ठीक है, उन सारे अर्निंग का मेजॉरिटी पार्ट डिफेंस पे जाता है।
ठीक है, तो डिफेंस पे जाता है तो उसी पे एक क्वेश्चन पूछा गया है। आप लोग को ये पता है तो वेल एंड गुड, नहीं पता है तो पता करिएगा। मुझे एग्जैक्टली परसेंटेज नहीं पता, इस पे परसेंटेज बेस भी फैक्ट है, मतलब हर साल जरूरी नहीं, फिक्स नहीं है कि हाँ 37% जाएगा जाएगा डिफेंस पे, नहीं उसी से मिलता चलो, लेकिन मेजोरिटी पार्ट उसी पे जाता है। डिफेंस बोले तो उनकी सैलरी, उनके लिए अकोमोडेशंस, इक्विपमेंट्स एंड सर्विसेज, बहुत सारी चीजों में सब मिला के डिफेंस पे गया। तो पूरा क्या गवर्नमेंट जस्टिफाई कर पा रहा है, या पूछ रहा है, सरकार से पूछा जा रहा है कि क्या सरकार द्वारा रक्षा पे यानी डिफेंस पे इतना ज्यादा खर्च करना उचित है? एक क्वेश्चनेबल एरिया में लाने की कोशिश करा स्टेटमेंट, हम और आप नहीं, कोई एक व्यक्ति विशेष नहीं। क्वेश्चन अगर ऐसा आ जाए तो आप क्या सोचोगे, आपकी सोच क्या है, आपका आर्गुमेंट क्या है? तो दो फैक्ट दिया गया है, तो हमेशा याद रखिए ऐसे सिचुएशन में आप न्यूट्रल हो जाया करो, ना आप इसके सपोर्ट में ना इसके अगेंस्ट में। आप जाइए दो व्यक्तियों से मिलिए, जो दो व्यक्ति जो बात बोलते हैं, और वो व्यक्तियों की बात को आप कैलकुलेट करिए, तौलिए और समझिए कि वो कितना सही कितना गलत है। वो सही तो सही, गलत तो गलत, सपोर्ट में भी अगेंस्ट में भी उनके फैक्ट को आपको रीड करना पड़ेगा, क्योंकि यू हैव टू बी न्यूट्रल बिकॉज यू आर गोइंग टू ऑप्ट अ ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन या कोई डिपार्टमेंट, है ना। आप वहां पे जाके आप यहाँ पे बायस्ड होके नहीं चल सकते, है ना। सपोर्ट या अगेंस्ट डजंट मैटर, आप किसके सपोर्ट में हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उस डेजिग्नेशन को होल्ड करने के बाद आपको कभी भी बायस नहीं होना पड़ेगा, तो ध्यान रखिए। उसी चीज को अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने के लिए टॉपिक पढ़ाई जाती है। तो प्राइम इंपॉर्टेंस ये है सेफ्टी ऑफ आवर कंट्री, आर कंट्री या सेफ्टी ऑफ द कंट्री इज ऑफ नहीं आर होना चाहिए, आर प्राइम इंपॉर्टेंस, यानी कि हमारे पास देश की सुरक्षा प्रमुख महत्व की है, महत्व मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो महत्वपूर्ण है कि नहीं ये बताइए, अब खुद ही सोचिए। हम कहेंगे यस सर, ये दिस इज वेरी गुड। मतलब अगर मैं बोलूं कि जैसे बोला नहीं जाता कि तुम लोग यार घर के देख रेख में मतलब कि सिक्योरिटी में बहुत पैसा खर्च करते हो, है ना, तो आप तुरंत बोलोगे ना घर का सिक्योर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे होता नहीं कि हम लोग कहीं जाना होता है, बीइंग अ बॉय, बीइंग अ मेल, बीइंग जो हमारे सोसाइटी कल्चर है उसमें हम क्या करते हैं, नॉर्मली क्या करते हैं, चलो निकल जाते हैं बाइक से, पैदल या कैसे भी। बट घर की अगर बहू हैं, घर की बेटियां हैं, माएँ हैं, बहुत सारे लोग हैं विमेन सेक्टर है जिनकी सिक्योरिटी की जरूरत ज्यादा, उनको हम पैदल नहीं, फिर उनके लिए कैब करते हैं या कोई कार कर देते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी, या छोटा बच्चा है, लड़का है तो उसके लिए कैब कर देते हैं, छोटे बच्चे स्कूल के लिए भेजना है, भतीजे भांजे को भेजना, तो ऐसे कर लेते हैं। कैसे क्यों कर रहे हैं ये, ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनका सिक्योर होना, हम अपनी इंपॉर्टेंस शायद देख लेंगे, सिक्योरिटी देख लेंगे। तो दैट इज द मेन रीजन जिसकी वजह से हम दूसरे वाले को लॉजिकली करेक्ट कर रहे हैं, इसी से रिलेटेड है, क्योंकि यह हमारे पास सेफ्टी की बात कर रहा है और यहाँ डिफेंस वही चीज को एश्योर करता है। नेक्स्ट, नो नहीं सर ये क्यों फालतू खर्चा कर रहे हो। ड्यूरिंग पीस, शांति के दौरान, जब शांति होगी, दिस मनी कुड बी यूज्ड फॉर डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। अब कुछ लोग दिमाग में आता है सर यहाँ डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री की बात कर रही है शांति के दौरान। हु इज गोइंग एश्योर यू कि दिस इज द टाइम ऑफ पीस, ये पीस की टाइमिंग चल रही है, यानी ये शांति का समय चल रहा। याद रखिए आपने कभी पढ़ा होगा ना, बहुत शांति का दौर था, तो ये शांति का दौर हमने हिस्ट्री में जो हो चुकी हैं उसको एक नाम दे दिया कि हाँ 1945 से लेके 1960 तक बड़ा शांति का दौर था देश में। तो ये कब हुआ, जब हमने उस चीज को एक्सपीरियंस कर लिया। लेकिन अगर 1945 से 1960 के बीच में बैठ के अगर हम बोलते कि 1945 से 1960 तक शांति रहेगा, तो ये कतई नहीं सही। जैसे मैं आपसे बोलूं अगला साल शांति का होगा कि नहीं होगा, इस साल अगर आप बोलोगे, आप बोल पाओगे क्या हाँ हाँ सर शांति होगी? अगर आप ये बात बोलते हो तो इलॉजिकल हो जाएगा अगेन, क्योंकि हम लोगों ने कल ही की क्लास में सीखा है कि जो भी सिचुएशन, जो भी मुद्दा, जो भी सेंटेंस डिलीवर करेंगे हम ऑन दैट टाइम, यानी जिस समय का मुद्दा होगा, अगर 1960 में बैठे होंगे तो आज तक का बता सकते हैं, आगे का नहीं बता सकते। ठीक है, समझ में आया? जल्दी बोलो क्लियर हुआ क्या? तो दैट्स वाई दूसरा वाला गलत, क्योंकि ये नहीं डिसाइड कर पाओगे आप ड्यूरिंग पीस शांति कब होगी। जल्दी बोलो क्लियर हुआ? जल्दी सभी लोगों का कमेंट आना चाहिए। क्लियर 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 क्लियर, सभी लोग का क्लियर आ गया। आओ और डिस्कशन करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है, मजा आ रहा है मेरे को, मतलब ऐसा डिस्कशन में ना बहुत मजा आता है। एक्चुअली वो हकीकत जो सामने होनी चाहिए, ऑल ओवर द वर्ल्ड के लोगों के अंडर ये माइंड में चीजें रन करनी चाहिए, वो नहीं रन करती। वो देखते हैं जो उस समय क्षणिक आ गया दिमाग में, जो दिन भर का कचरा भरा होता है उसमें निकलता है, वो सब चीजें नहीं करनी है। Should octroi be abolished?
हाँ, एक बार सभी लोग कमेंट करें। कंप्यूटर जी एक बार आप एकदम एग्जैक्ट वर्ड गूगल करके बताइए ऑक्ट्रॉय के एक्चुअल एग्जैक्ट वर्ड क्या होता है, कि मेरे हिसाब से चुंगी होता है, बट एक बार आप भी सर्च कर लीजिए। बाकी लोग भी मुझे बताएं ऑक्ट्रॉय अकॉर्डिंग टू यू एग्जैक्ट हिंदी मतलब क्या होता है ऑक्ट्रॉय का। ए ज्यादातर लोग जा रहे हैं, इस ऑक्ट्रॉय का एग्जैक्ट हिंदी वर्ड क्या होता है? चुंगी ना? ए तो हमारे पास दिव्यांशु ने सबसे पहले ए बताया है, उसके बाद पूनम कुशवाहा ने ए बताया है, देन श्रीकांत ने भी एक नंबर बताया यानी ए, देन रुद्रा ने ए बताया है, पूनम कसोटिया ने ए बताया है, वीरेंद्र ने लेकिन यहाँ बी बताया है, एंड राज विश्वकर्मा ने ए, शालू ने ए, संगम ने बी बताया है, चंचल ने ए बताया है। तो ए मेजोरिटी लोग बता रहे हैं, मेजोरिटी ऑफ द पीपल आर सेइंग ए। ऑक्ट्रॉय मतलब होता है चुंगी। इसका एग्जांपल देता हूं मैं। आप लोग कभी जो लोग ये बड़े शहरों में तो ये प्रैक्टिकल में नहीं है, बट छोटे शहरों में मैंने बहुत नागर शुल्क, हाँ ऐसे ही नगर शुल्क, ऐसे मतलब चुंगी कहते हैं नॉर्मली। ये बिंदी है, हाँ। तो चुंगी, व्हाट इज चुंगी? चुंगी इज एग्जैक्टली अ फॉर्म ऑफ टैक्स, करेक्ट है श्रीकांत, जिसमें हम सभी लोग अनऑर्गेनाइज्ड वे में पहले लिया जाता था, अभी धीरे धीरे चीजें ऑर्गेनाइज्ड हो गई। जैसे आप सभी लोगों में से, आप में से कितने लोग इलाहाबाद के हैं? इलाहाबाद बोले तो आज के डेट में प्रयागराज, मैं अपने जमाने का शब्द बोल दिया था। जल्दी, कितने लोग हैं इलाहाबाद से? इलाहाबाद यानी कि आप लोग प्रयागराज बताइए। प्रयागराज या फिर पटना भी बता सकते हैं। पटना में एग्जैक्ट एरिया दैट इज गायघाट एरिया, एंड प्रयागराज बोले तो एक स्पेसिफिक जगह ही वहां पे गया हूं, नहीं मतलब गए होंगे या देखे होंगे। प्रयागराज का मतलब ये इंक का कलर छोड़ दो, प्रयागराज इज एक प्लेस है प्रयागराज में दैट इज अगेन कॉल्ड चुंगी, ठीक है, वो चुंगी एरिया का नाम ही है, ठीक है। पटना में एज ए गायघाट एरिया, गायघाट में भी है। एक्चुअली वहां पे ना ऑटोज जो चलते हैं, वो 5 सीटर 7 सीटर्स जो ऑटो, बड़े वाले ऑटोज होते हैं, उन ऑटोज में नंबर ऑफ पीपल बैठते हैं, ठीक है। वो बैठने के बाद वो क्या कर रहे हैं, वो एक काम कर रहे थे कि एक पर्सन होता है, एक ठेकेदार होता है, जो इन ऑटोज को इस रूट पे चलने के लिए टैक्स कलेक्ट करता था, ठीक है। वो जो टैक्स कलेक्ट करता था वो हमारा क्या कहलाता था? चुंगी कहलाता था, ठीक है। तो वहां चुंगी मतलब एक छोटा सा अमाउंट उस चीज को कंप्लीट करने के लिए जो लिया जाता था, वो आज के डेट में हमारे पास कन्वर्ट हो रहा है बहुत सारी चीजों में। यस एग्जैक्टली संजीता, आप एग्जैक्टली रिलेट कर पाओगे। चुंगी एक प्रॉपर प्रयागराज में जगह का नाम भी है, वो उस समय का है जहां पर वो कलेक्ट किए जाते थे। वो एक्चुअली संगम एक एरिया है, वहां पे जितने भी जो घाटों के लिए जो संगम के लिए लोग आते थे, तो वो ऑटो एग्जैक्टली वहां पहुंचती थी, वहां सबसे पहले चुंगी लिया जाता, तभी आगे उसको पास किया जाता था, ठीक है। दैट इज द एग्जैक्टली, ठीक है। तो बस माइंड सेट करिए, चुंगी इज अ फॉर्म ऑफ टैक्स। तो क्या चुंगी को पूरी तरीके से खत्म कर देना चाहिए? पूरी तरीके से। तो हाय आयुष, कैसे बच्चों? तो आर्गुमेंट, एक व्यक्ति सपोर्ट में आ रहा है, ठीक है। डेली ये क्लास शाम को 5 बजे होती है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट नहीं किया है तो कर लीजिए, और डेली शाम को 5 बजे आके ये क्लास जरूर अटेम्प्ट करनी, ठीक है। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो पहला बोले यस दिस विल एलिमिनेट एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ करप्शन। तो एक वर्ड दिया हुआ, दिस विल एलिमिनेट एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ करप्शन, तो पहला वाला हमारे पास सही हो गया। चुंगी से हमेशा करप्शन रही है, यही वजह है कि इस चुंगी को आज के डेट में पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है, क्योंकि चुंगी बोलते ही कुछ लोग लीगली, कुछ लोग इलीगली अलग लेवल ऑफ टैक्सेस, क्योंकि इसके बदले आपको कोई रिसिप्ट नहीं मिलती थी, कोई एक वो नहीं होता था ना, कोई एक जेन्युइन सोर्स था या तरीका था। तो हमें यह पता है कि चुंगी एक खत्म करने की बात करी जा रही है, तो जाहिर सी बात है इसमें कुछ ना कुछ, अब देखो ऑक्ट्रॉय बोले तो एक टाइप ऑफ टैक्स, उसे खत्म करने की बात करी जा रही है, तो थॉट प्रोसेस हमारे अंदर डेवलप हो रहा है क्या, कि हमारे पास वो क्या होगी, एक गलत तरीका होगा जिसमें एक सोर्स हमारे पास क्या होगा, इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ करप्शन खत्म होगी। करेक्ट है, मतलब आर्गुमेंट तो इतना दिया जा सकता है। दूसरा, नहीं सर मत खत्म करिए, इट विल एडवर्सली अफेक्ट द गवर्नमेंट रेवेन्यूज। अब इस मुद्दे पे मेन डिस्कशन करना है, ये यहाँ पे बात हो रही है कि नहीं सर ऐसा मत करिए, क्योंकि अगर आप ऐसा कर देते हैं, चुंगी आप हटा देंगे, तो इससे गवर्नमेंट रेवेन्यू पर, ठीक है, गवर्नमेंट के जो रेवेन्यू है उस पर उल्टा इफेक्ट डलेगा। दूसरा भी हमारे पास क्या होगा, करेक्ट है, सीधी सी बात है। अब एक मतलब एक टैक्सेस का पॉइंट देखो, हम ये नहीं जाते, हम ये बात नहीं करने जाते कि यही करना है, हमने दोनों पॉइंट दे दिया, जो आपको करना है कर लीजिए, ठीक है। क्लियर हुआ बात? जल्दी बोलिए, क्लियर हुआ क्या?
जल्दी बताइए, क्लियर हुआ क्या? यहाँ दोनों सही है, बात ध्यान रखिएगा। ऑक्ट्राई हमारे पास बिना गवर्नमेंट सपोर्ट के नहीं हुए थे कभी भी, ठीक है। गवर्नमेंट बोले तो जो गवर्निंग बॉडी है जो उस चीज को लगा रही है, ठीक है। दिव्यांशु, यस क्लियर, ये हुआ तो गवर्नमेंट एक्शन नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा कतई नहीं है कि आपका चुंगी कभी भी गवर्न नहीं की जा रही थी, वो किसी न किसी के द्वारा गवर्न की जा रही थी, उनकी देखरेख में ये सारी चीजें हो रही थी, बट एक प्रोसेस प्रॉपर नहीं था, ठीक है। और चुंगी मतलब यहां पे सेंस वही हमारे पास आ जाते हैं ऑक्ट्राई का कि वो अनएथिकली लिया जाना, तब करप्शन की बात कर रहे हो, वहां पे माइंड हमारा स्टक कर रहा है। हमारा माइंड भी एक बड़ा नाजुक सा चीज है, वो स्टक हो जा रहा है वहां पे कि सर ये करप्शन अगर बात कर रहे हो तो पहले वाले के अकॉर्डिंग दूसरा वाला सोच रहे हो, जबकि दो अलग अलग चीजें। एग्जाम है आपका, आगरा सेंटर दे दिया, बताओ दिल्ली। अभिषेक गोयल कह रहे हैं गुरुजी 10 को सीपीओ का एग्जाम है, आगरा सेंटर दे दिया, बताओ दिल्ली। उसके बाद बताओ के बाद मैं नहीं समझ, मुझे बताना क्या है। एक दिस इज वेरी गुड थिंग कि 10 को आप सीपीओ का एग्जाम दीजिए, नेक्स्ट मंथ तो हम लोग सीजीएल का एग्जाम देंगे। ठीक है, क्लियर क्लियर क्लियर, बहुत सारे लोगों ने, ठीक है। दिव्यांशी बात क्लियर हुई। यहाँ पे हम लोग गवर्नमेंट वाला टाइम मत लीजिए, गवर्नमेंट वाला टर्म अगर आप इसमें ले रहे हैं तो जब तक गवर्नमेंट के कंट्रोल में है तो करप्शन नहीं है, और गवर्नमेंट कंट्रोल हटता ही है, जहां पे है वहां करप्शन है। तो हमारे पास लेकिन गवर्नमेंट ही इस चीज को लगाती है, ये बात ध्यान रखिएगा। यस क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन दीजिए। एक्सपोर्ट के बारे में बात हो रही है, ऐसे चीज का जो इनके एक्सपोर्ट्स, मतलब फर्स्ट प्रेफरेंस दिल्ली थी, फिर भी आगरा सेंटर दे दिया। अभिषेक एक्चुअली फर्स्ट प्रेफरेंस आप बन ही नहीं सकते, फर्स्ट प्रेफरेंस बनेगा वे लोग जिन्होंने फॉर्म पहले डाले थे उसके अकॉर्डिंग। एक्चुअली प्रेफरेंसेस कब दिए जाते हैं? हाय सोनिया, कैसे हो बच्चे? आफ्टर लॉन्ग टाइम छठ की पूजा खत्म हो गई, आप लोग रेगुलर बनिए, अब से डेली शाम के क्लासेस अटेंड करिए 5 बजे, मत भूलिए, ये टाइम रट लीजिए, आपको बहुत सारी चीज डेफिनेटली पढ़ने सीखने को मिलेगा। यस अभिषेक गोयल जी, मेरी तरफ से मेरी तरफ से क्या, पूरी राइस्मार्ट टीम की तरफ से वी विश यू अ बेस्ट एग्जाम यू एवर हैव डन, एंड ऑल्सो किसी ने भी क्लियर करने के उद्देश्य से जितनी पढ़ाई करी है उतनी अगर आपने पढ़ाई करी है तो भगवान करे आपको सक्सेस जरूर हो इसी बार। तो दिव्यांशु ने ए बताया है, एंड रुद्रा ने भी ए बताया है, शालू ने भी ए बताया है, पूनम कुशवाहा ने भी ए दिया है, पूनम कसोटिया ने भी ए दिया है, डबल ए दे दिया है। तो आइए चले देखें डबल ए पे कितने कॉन्फिडेंटली हम सही कर रहे हैं इसे। तो शुड इंडिया इंकरेज एक्सपोर्ट्स, क्या इंडिया को एक्सपोर्ट्स इंक्रीज करना चाहिए? एक्सपोर्ट्स बोले तो ना देश के अपने प्रोडक्ट बाहर बेचना चाहिए, क्या भेजना चाहिए ऐसा? तो व्हेन, अच्छा तब, यानी कंडीशन भी तब भेजो जबकि मोस्ट थिंग्स आर इनसफिशिएंट फॉर इंटरनल यूज इटसेल्फ, यानी देश के आंतरिक सुविधाओं के लिए जो चीजें यूज करने की बात करी जा रही है वो ही सफिशिएंट नहीं है, लेकिन फिर भी क्या देश को एक्सपोर्ट इंकरेज करना चाहिए, ऐसा पूछा है आपसे। तो आपने कहा ठीक है भाई, मैं अपना आंसर नहीं देता हूं, मैं एक काम करता हूं, आर्गुमेंट देखता हूं। दो व्यक्ति आए, दोनों व्यक्ति बोल रहे हैं, एक सपोर्ट कर रहा है, एक अगेंस्ट जा रहा है, doesn't matter, we have to earn foreign exchange to pay for our imports, यानी जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए हमारे पास एक्सपोर्ट तो चाहिए करना। डजंट मैटर आपके पास सफिशिएंट है या नहीं है, अगर आप बाहर से मंगाएंगे तो कोई चीज भेजना तो पड़ेगा। तो आपको बैलेंस बनाइए, अगर इंटरनल सफिशिएंसी कम है, इनसफिशिएंट है, तो आप एक काम करें कि उसे डेवलप भी करते रहें, और भी ज्यादा करने के बाद होगा। दैट इज प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन मोड इज डिफरेंट, बट द क्वेश्चन जहां हमें आर्गुमेंट देना है वहां पे हम फैक्टफुल यही बता सकते हैं कि एक्सपोर्ट तो आपको करना होगा अगर आप इंपोर्ट कर रहे हैं उसे बैलेंस बनाने के लिए, ठीक है। अदरवाइज आपको अंदर भी कम, इसका मतलब ये नहीं कि हम बंद कर देंगे तो और ज्यादा प्रॉब्लम में आ जाएंगे, हमेशा याद रखिएगा। नेक्स्ट होता है इवन सेलेक्टिव इंकरेजमेंट वुड लीड टू शॉर्टेजेस, बोल रहा है सेलेक्टिव, भाई वो शॉर्टेजेस में कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा नहीं पता, और ये बात तो इलॉजिकल होगी कि वही बात आप वापस से दोहरा रहे हो। यहां हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, इनसफिशिएंट नहीं है, यानी कि हमारे पास इनसफिशिएंट मोड में दिया हुआ है, यानी शॉर्टेज है, उसी को फिर से वापस से आप बात बोल रहे हो तो वो कभी भी आर्गुमेंट नहीं होता। मैं ये बोलूं कि रामचंद्र जी की पत्नी का नाम सीता था तो सीता रामचंद्र की पत्नी थी, ये आर्गुमेंट कभी नहीं होता, ठीक है। तो राज विश्वकर्मा, सोनिया, संगम, संचिता, अभिषेक, पूनम, शालू, रुद्रा, दिव्यांशु, सभी आंसर सही है, और बाकी लोग आंसर दीजिए भाई। ये रहा अगला क्वेश्चन। अच्छा ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोगों में से जितने लोग कॉलेज रेगुलर गए हैं वो इस चीज को बहुत नजदीक से एक्सपीरियंस किए होंगे। चलिए देख लेते हैं।
क्वेश्चन बोला शुड देयर बी अ स्टूडेंट यूनियन इन कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज, यानी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स यूनियन होना चाहिए, छात्र संघ बोला ना हिंदी में, छात्र का संघ होना चाहिए कॉलेज और विश्वविद्यालय में। तो आई ऑल्सो थिंक सी सर। अच्छा थिंक नहीं है, ओके ए सी, ए पे मेजोरिटी है, जैसे ऋषक नैन स्वागत है आपका राइस स्मार्ट एडू पर, मैं स्वागत कर रहा हूं आपका। प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड रेगुलर क्लासेस शाम को 5 बजे मेरी होती है, उसे अटेंड करें। रीजनिंग की मोस्ट इंटरेस्टिंग क्लासेस यहाँ पे देखने को मिलेंगी आपको, बाकी भी। तो पूनम ने भी ए बताया है, वीरेंद्र ने भी ए बताया, ऋषक ने भी ए बताया, सोनिया ने भी ए बताया है, चंचल ने भी ए बताया है एंड ए श्रीकांत ने भी बताया, बाकी सभी लोगों ने सी बताया है। ठीक है, जिनका नाम नहीं लिया था दिव्यांशु जिनमें 2 बार कंफर्म कर चुके हैं कि कंफर्म है सी होगा, तो चलिए देख लेते सी होगा नहीं। तो आप सभी लोग जल्दी से ये भी कमेंट करके बताएं क्या आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी में ये है स्टूडेंट्स यूनियन। तो चलिए देख लेते हैं। तो बोला क्या होना चाहिए, तो पहला नहीं सर नहीं होना चाहिए। हम एक थोड़ी देर के लिए इनकी बात मान लेते हैं, लेकिन आर्गुमेंट देखेंगे क्या बोल रहे हैं। दिस विल क्रिएट ए पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर इन द कैंपस, ये तो करेक्ट है ना कि अगर हम स्टूडेंट्स यूनियन बनाएंगे तो ये तो फैक्ट है कि वहां पे पॉलिटिकल इन्वायरमेंट बनेगा। ठीक है, पॉलिटिकल होगा तो ये होगा, वो होगा, वो होगा, ये होगा, ये तो होना है। तो ये गलत नहीं बोल रहा है, बात तो सही बोल रहा है कि हाँ भाई ये नहीं होगा, इसकी वजह से हम इसकी बात नो मान लेते हैं। करेक्ट है, पहला वाला सही, पहला सही होते ही मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर करेक्ट। समहाउ कुछ लोगों ने बी नंबर ऑप्शन दिया था, वे लोग गलत हो गए। सेकंड नंबर यस, दूसरा व्यक्ति सपोर्ट कर रहा है, हाँ जी सर स्टूडेंट यूनियन बना दो, कि दिस इज वेरी नेसेसरी, ये बहुत जरूरी है कि स्टूडेंट को अपना स्टूडेंट्स आर फ्यूचर पॉलिटिकल लीडर। दूसरा भी हमारे पास करेक्ट हो गया कि हाँ स्टूडेंट ही है पॉलिटिकल लीडर, तो यहीं से निकलेंगे, स्टूडेंट्स ही फ्यूचर हैं पॉलिटिकल लीडर्स के। अगर वो स्टूडेंट नहीं होते तो जाहिर सी बात पॉलिटिकल लीडर हमारे पास इतने स्ट्रांग नहीं मिल पाएंगे। यस था, यस मेरे में था, यस मेरे में था, यस 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 था, या था। तो दोनों सही होने की वजह से ऑप्शन नंबर सी पे हम जाएंगे, जो कि हमारे को बहुत फॉलोज दिया हुआ है 1 और 2। क्लियर हुआ? जल्दी बताओ। कॉलेज में लीड भी किया हूं, बहुत बढ़िया भाई। देखो थॉट प्रोसेस यही होता है, स्टूडेंट यूनियन का देने का थॉट प्रोसेस बस यही होता है। पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर जाहिर सी बात है बनेगा वहां पे। एक चीज और तीसरा फैक्टर भी हमारे पास ये होता है कि स्टूडेंट्स की अपनी बात स्ट्रांगली रखने का एक जरिया मिल जाता है। अदरवाइज वन साइड, स्टूडेंट यूनियन होना बहुत इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू मी भी, कि एक स्टूडेंट्स को अपने पॉइंट्स को रखने का, स्टूडेंट की तरफ से एक मुद्दा रखने का भी एक हमारे पास क्या हो जाता है, स्ट्रांग पॉइंट हो जाता है। अदरवाइज हमें या तो स्टूडेंट की तरफ से रखें, नहीं रख पाएंगे तो हमें वही बात माननी होगी जो सामने एजुकेटर्स टीचर्स, जो कि गलत कभी नहीं करते, रख पाते हैं अपना बात रखने की। देखो गलत तो कोई नहीं करता, गलत देश के प्रधानमंत्री भी नहीं करते, फिर भी अपोजिशन है ना। प्रधानमंत्री का मतलब ये होता है देश का प्रधानमंत्री है वो, तो आगे बढ़ाएं। फी वगैरह भी हमने कभी बढ़ने नहीं दिया, हाँ ये ही उल्टा काम कर लो। ठीक है, फीस बढ़ते रहना चाहिए, जिस तरीके से अगर आपको सैलरी भी हर साल बढ़ाते हुए चाहिए, उस हिसाब से हर साल बढ़नी भी चाहिए। ये मेरा थॉट प्रोसेस है, क्योंकि एक्सपेंसेस उसी के अकॉर्डिंग बने हुए हैं। हाँ सब्सिडाइज की बात करें वो अलग चीजें हैं, सब्सिडी की बात करें तो। ले अगला क्वेश्चन हमारे पास ये था, शुड न्यू बिग इंडस्ट्रीज बी स्टार्टेड इन दिल्ली। हम दिल्ली ले आ रहे हैं, दिल्ली में बना रहे नए बड़े बड़े इंडस्ट्रीज, क्या ऐसा होना चाहिए? देखिए जल्दी फास्ट। तो श्रीकांत ने बताया है सी, रुद्र ने बताया सी, दिव्यांशु ने भी बता दिया है सी, संगम ने बता दिया है सी, राज विश्वकर्मा, शालू, पूनम कुशवाहा, पूनम कसोटिया, ऋषक, सोनिया, अगला नाम ब्रेक लग गई भाई। बाकी सभी लोगों का भी आंसर सी सही है, सी ही दे रहे हैं सभी लोग। मैं आप एक साथ आंसर दे रहा हूं, सी सही है, क्योंकि शुड न्यू बिग इंडस्ट्रीज बी स्टार्टेड इन इंडिया, तो जाहिर सी बात एक व्यक्ति सपोर्ट कर रहा, कह रहा है कि यह क्रिएट करेगा जॉब अपॉर्चुनिटी का। जाहिर सी बात है इंडस्ट्रीज आएगी तो उसमें तो ऐसा तो नहीं है कि अपने आप से ही बन जाएगा, अपने आप से ही प्रोडक्शन हो जाएगा, अपने आप से बिक जाएगा, तो उसमें हमारे पास क्या चाहिए होगा, जॉब अपॉर्चुनिटी तो बनेगा। दूसरा बोला नहीं सर मत करो, क्योंकि इंडस्ट्रीज इट विल फर्दर एड टू द पोल्यूशन इन द सिटी। पोल्यूशन यहाँ पे सिर्फ ये मत सोच लेना, कुछ लोग आंसर सभी लोगों ने सी बोल दिया, ठीक है। ऋषभ के बाद सोनिया, चंचल, संचिता, वीरेंद्र बहादुर, सभी लोग का आंसर सी है, बहुत ही बढ़िया। जो जैसे अभी आंसर दे रहे हो सारे इजी क्वेश्चन में लिए सारे आंसर दे रहे हो ना, टफ में भी दिया करो, हमें थॉट प्रोसेस पता लगेगा। गलत होगा ज्यादा से ज्यादा, ये तो होगा, सही हो गया तो और अच्छी बात है कि यानी सोच सही है, उसको सोच पे एक मुहर लग जाएगी, और मुहर लगती है आप सही डायरेक्शन बढ़ जाओगे। अगर सही हुआ तो, गलत होगा तो करेक्ट कर देंगे। होता नहीं ऐसे चल रहे होते सारे के सारे लोग, अगर मुझे दिखेगा नहीं कोई व्यक्ति इधर जा रहा तो मैं उसके कभी सीधा नहीं करूंगा, बाकी सबसे टकरा कैसे चल रहा तो कभी भी सही नहीं होगा।
ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो खैर यहाँ पे हमारे पास दो के दोनों सही हो गए। और पोल्यूशन यहाँ पे ये नहीं मेंशन किया है। कुछ लोग बोलेंगे सर कुछ इंडस्ट्रीज ऐसे होते हैं जिसमें एयर पोल्यूशन नहीं होता, तो हमने कब बात करी एयर पोल्यूशन की? हमने बोला कि पोल्यूशन में इजाफा होगा। करेक्ट है, किसी न किसी टाइप के पोल्यूशन तो हो गया होगा अगर इंडस्ट्री हमारे पास बड़े बड़े और खुलेंगे तो बड़े। ठीक है, बड़े खुलेंगे तो जाहिर सी बात है कुछ नहीं तो केमिकल यूज होगा, अगर पेपर यूज होगा, नहीं तो लोग आएंगे तो उसकी वजह से व्हीकल ही यूज होगा, कुछ ना कुछ तो होएगा ही होगा, बढ़ेगा ही बढ़ेगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद करोनी सर का वेट करते हैं हम लोग और अगली क्लास अटेंड करेंगे। जल्दी से मुझे बताइए, शुड ऑफर्स एक्सेप्टिंग ब्राइब बी पनिश्ड? ये तो मुझे आपसे जानना है। आंसर सोच समझ के आंसर देना भाई, ऐसा नहीं। कंप्यूटर जी की बहुत जल्दी शादी होने वाली है, वो बताएंगे कि उनका क्या मत है इस पे। ओके, सरकार ने बी बताया, दिव्यांशु ने बी बताया, पूनम कुशवाहा ने बी, रुद्रा ने बी, राज विश्वकर्मा ने बी, लेकिन संगम ने यहां सी चूज किया है। एक बार सभी लोग लाइक बटन हिट करें। अभी लाइक बटन हिट करने के बाद बोलिए कि हमने लाइक कर दिया, लाइक्ड, ये बात बोल दीजिए कि लाइक्ड। कंटेंट टीम हमारी आज बहुत मेहनत करके बहुत मजेदार क्वेश्चन दिया है। जल्दी से लाइक करके लाइक्ड बताइए। तो बी दिया है संचिता ने, सोनिया ने भी बी दिया है, एंड शालू ने भी दिया है, पूनम कसोटिया ने भी दिया है, संगम ने सी दिया था, उसके बाद के हमने नाम ले लिए थे, चंचल ने भी बी दिया है। बहुत ही बढ़िया उम्दा प्रदर्शन। कंप्यूटर जी बताइए, तो ब्राइब आपके अकॉर्डिंग ठीक है? कंप्यूटर जी कह रहे हैं हाँ। ब्राइब का हिंदी मतलब कोई बताएगा? लाइक्ड, ठीक है, सभी लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ब्राइब का हिंदी मतलब क्या है? एग्जैक्ट। ब्राइब हर एक उस चीज को कहते हैं, यहाँ चीज में पैसा भी हो सकता है, प्रॉपर्टी भी हो सकती है, ज्वेलरी भी हो सकता है, हर एक वो बेनिफिशियल चीज है, हर एक वो बेनिफिशियल चीज जिस जो, ठीक है, रिश्वत या घूस, यस वेरी गुड, ठीक है, तो हर एक वो बेनिफिशियल चीज किसी एक्सवाइजेड पर्सन को जिसे उसके एवज में दिए जाए जो उसका ही काम था, अप्रूव करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए या आगे बढ़ाने के लिए, वो हमारा ब्राइब कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी एक ऑफिस में गए जहां हमको पता है कि उनका काम लोन पास करना, बैंक में गए, ठीक है, बैंक में गए लोन पास कराना था, लेकिन किसी एक्सवाइजेड मैनेजर ने, जो कि ऐसा नहीं करते कोई भी बैंक के मैनेजर, बट मैं एक एग्जांपल क्रिएट कर रहा हूं, एक सिचुएशन क्रिएट कर रहा हूं, जरूरी नहीं कि ये चीज हकीकत हो, वो बैंक का मैनेजर उस लोन को पास करने के लिए, भाई मैं आज तभी करूंगा जब कुछ आएगा, 10% मुझे दो, 10%, यानी 50 लाख का आपको लोन पास कराना है तो 5 लाख वो खुद ही मांग है ना, लोन पास कराने का। तो दिस इज द एक्चुअली व्हाट अ ब्राइब। कहीं एक बिल्डिंग है हमारे पास और बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन इलीगल जा रहा है, इलीगल बोले तो मतलब वो कि अब वो बंदा आया और बोल रहा है कि मेरे को ये अप्रूव कर दो, जबकि अब भाई जहां इलीगल होगा टोटली तो वहां तो अप्रूव होगा नहीं। इस चीज को अप्रूव करने के लिए कल आना, अप्रूव करूंगा कल, अब उसका काम रुका हुआ तो वो क्या करता है, अप्रूवल के लिए वो क्या करता है, ब्राइब देता है, यानी उसी काम को करने के लिए जो उसको करना था, स्पीड बढ़ाने के लिए, अप्रूव करने, आगे बढ़ाने के लिए हमारे पास जो पैसे दिए जाते हैं, जो चीज दी जाती है, जो प्रॉपर्टी ऑफर की जाती है बेनिफिशियरी पार्ट पे, वो हमारा ब्राइब कहलाता है। तो क्या ऑफर्स एक्सेप्टिंग, यानी ये स्वीकार करने वाला बॉल यहां पे दिया जा रहा है, यहां पे ब्राइब लेने की बात नहीं हो रहा, ठीक है, तो हमारे देने की बात नहीं हो रहा, यहां पे सिर्फ लेने की बात हो रही है, ठीक है। स्वीकार करने वाला कि प्रस्तावों को दंडित किया जाना चाहिए, तो पहला बोला नहीं सर मत दंडित करो, लेने दो उसको। सर्टेन सर्कमटेंसेस में हैव कंपेल्ड देम टू टेक ब्राइब, यानी ऐसा कुछ सर्कमटेंसेस हमारे पास बन जाते हैं जहां ब्राइब लेना ही पड़ जाता है। ये समहाउ किसी एक व्यक्ति विशेष ने बोला था, मुझे याद भी नहीं, लेकिन ये फैक्ट याद है मुझे। ऐसी बातचीत कहीं चल रही थी, मैं उन लोगों को जानता भी नहीं हूँ, रेलवे में ट्रेवल करते करते कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के लोग थे, होने वाले लोग या बच्चे शायद बात कर रहे थे, मुझे पता नहीं एक्चुअली वो कौन थे, बट उन्होंने ऐसे, वो एग्जांपल में बता रहा हूँ, उससे कोई मतलब नहीं कौन थे कौन नहीं, बट अभी फिलहाल एग्जांपल की बात करें तो वहां पे ये लोग बोल रहे थे कि भाई देखो एक्साइज में बैठ जाओ, बढ़िया जॉब है, लोगों से पैसे मांगने भी नहीं पड़ते, अपने आप ही पहुंचा जाते हैं कि भाई ये चीज पास करनी सर, साइन करने, एक्साइज इंस्पेक्टर हो तो आपको साइन करने के लिए क्या मिल रहा है, कुछ एक कट मिल रहा है। तो ये चीज ना है तो गलत, बट ये बात बोली जाती तो उस सिचुएशन को मायने रखते हुए ये एक आर्गुमेंट शायद बनाएगी
तो आर्गुमेंट क्या बोला जा रहा है कि सर्कमस्टेंसेस ऐसे बन जाते हैं जिससे हमें क्या करना पड़ता है, ब्राइब लेना पड़ता है, या कुछ परिस्थितियों ने उन्हें रिश्वत लेने के लिए मजबूर किया हो सकता है। ठीक है, तो ये कतई नहीं। हमने क्या बोला, ब्राइब की इसीलिए डेफिनेशन दी, एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करी। ब्राइब हम उस चीज को कहते हैं जो मजबूर हो रहा है, तो दैट इज क्राइम, या बाकी चीजें कि भाई इधर है नहीं, इधर खड़ा कर रहे हैं, तो उसके लिए वो ब्राइब नहीं ले रहा। वो ब्राइब मतलब यही होता है कि काम तुम्हारा ही है, लेकिन उसे करने के लिए भी अलग से पैसे ले रहे हो, ये अलग से कोई कुछ भी चीज ले रहे हो। ठीक है, दैट इज ब्राइब। ये नहीं कि कोई यहाँ पे कुछ चीजें हो भी नहीं सकती उसके लिए जगह, यानी हमें चांद पे जगह पता ही नहीं है, लेकिन हम इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से चांद बेच रहे हैं, ठीक है, ताज भेज दे रहे हैं, बहुत सारी चीजें हो जाती है अक्सर, तो दैट इज क्राइम। वो क्राइम है, वो ब्राइब नहीं है, वो क्रिमिनल एक्टिविटी में आ जाता है। दूसरा, यस, हाँ जी सर कर दो, पनिश्ड होना चाहिए। दे शुड डू जॉब दे आर इंटरेस्टेड विद ऑनेस्टली, यानी कि जो इस काम के लिए उनको रखा गया है वो काम वो करें ईमानदारी से, अलग से दिया हुआ है। तो ठीक है, बहुत मजा आ रहा है मुझे डिस्कस करने में, नो डाउट आप लोग को भी मजा आ रहा होगा। अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा रह गया, इसका आप लोग कमेंट में आंसर देंगे, अभी नहीं देना है, बाद में वीडियो के कमेंट में देना है। क्या इंडिया पाकिस्तान को कश्मीर दे देना चाहिए? कुछ मुद्दे दिए गए हैं, तो आपका पर्सनल आंसर जो है वो अपने पास रखिए, वो नहीं चाहिए इसके क्वेश्चन का आंसर दे। पर्सनल वाला आंसर मुझे पता है, ठीक है, पर्सनल वाला आंसर पता है, लेकिन ये वाला आंसर दीजिएगा। है ना मजेदार क्वेश्चन? ये हमारे पास फॉरेन फिल्म को इंडिया में बैन करना चाहिए कि नहीं, स्कूल एजुकेशन को फ्री कर देना चाहिए, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं हमारे पास देश में। इन सारे मुद्दों को छोड़ के हम बात कर रहे होते हैं मंदिर बनेगा, मस्जिद बनेगा, इन सभी चीजों पे। ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं जो आर्गुमेंट के तर्ज पे आपके एग्जामिनर पूछेगा, जहां आपको इन्वॉल्व होना है। कैंडिडेट बनिए एक प्रॉपर स्टूडेंट, ठीक है, जहां इनसे क्या स्टूडेंट को पॉलिटिक्स के में पार्ट लेना चाहिए, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। शुड देयर बी नो प्लेस टू इंटरव्यू इन सिलेक्शन, ठीक है, तो इंटरव्यू का कोई पोजीशन खत्म कर देनी चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चन है। शुड लग्जरी होटल इन होटल्स बी बैंड इन इंडिया, के लग्जरी होटल्स खत्म कर देना चाहिए, इक्वालिटी ले आना चाहिए, बहुत सारी चीजें हैं। शुड पॉलिटिकल पार्टीज भी बैंड, पॉलिटिकल पार्टी खत्म कर देनी चाहिए, बहुत सारे मुद्दे हैं। ठीक है, ये सारे मुद्दों पे हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। क्या वो है ना, न्यूक्लियर फैमिली, जॉइंट फैमिली, लव मैरिज, अरेंज मैरिज, से तमाम मुद्दे हैं जिन पर डिस्कस किए जा सकते हैं, क्योंकि यस, ऐसे ही मुद्दों पे हम डिस्कशन करते करते एक भावी कैंडिडेट बनेंगे जिस पर मोहर लगेगी एक गवर्नमेंट जॉब का। यस, रेगुलर शाम को 5 बजे जुड़ेंगे और ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक और मुद्दे के साथ डिस्कशन करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। शाम का 5 बजे वाला टाइम याद रखिए,